ओके, बायो की एमडीकेट क्लास में आपको वेलकम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा आपको प्रियम्बल दूंगा एमडीकेट के हवाले से। चंद बातें इसमें बेटा आपके लिए सुनना जरूरी है। आप सबको पता है कि आपके एंट्री टेस्ट में आपका 10% वेटेज जो है वो मैट्रिक या ओ लेवल का है। 40% आपका इंटर काउंट होगा। आप सब सेकेंड ईयर के अंदर मौजूद होंगे आई होप सो। और फर्स्ट ईयर अपनी गुजार चुके हैं, यानी कि 20% आप गुजार चुके हैं। 50% आपका वेटेज जो है वो टेस्ट का है। ठीक है। बायो का जो कंपोनेंट है इसके अंदर टोटल अभी इस साल जो पेपर होगा इंशाल्लाह उसमें तकरीबन 81 क्वेश्चन आएंगे। और लास्ट ईयर 68 आए थे, उससे पहले 68 आए थे। एक लॉन्ग पीरियड तक एंट्री टेस्ट शुरू हुआ था 1999। 2017 तक 30 क्वेश्चन आते थे बायो के। टोटल क्वेश्चन होते थे 100। जो अभी बढ़ाकर उन्होंने 200 के करीब किए थे। प्रोबेबिलिटी करती है तो ऐसा है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस और उसके अंदर नंबर ऑफ ऑप्शन ये बहुत मैटर करता है। 2017 तक जितने भी टेस्ट हुए 1999 से उन सब में नेगेटिव मार्किंग हुआ करती थी। 25% नेगेटिव मार्किंग हुआ करती थी। दुनिया की कोई एजुकेशन 25% नेगेटिव मार्किंग पे स्टूडेंट्स को मशवरा नहीं देती कि आप जो है वो कोई एक एमसीक्यू भी छोड़ के आए। ठीक है। दुनिया की तमाम एजुकेशन कहती है 25% नेगेटिव मार्किंग पे आप 100% क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करके आए। और अब तो आपके पास नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। ऑप्शंस इन इस पूरे टाइम पीरियड में 20 सालों में 20-25 सालों में ए बी सी डी ऑप्शंस भी आते रहे और ए बी सी डी ई ऑप्शंस भी आते रहे। ये बात इसलिए सोचना जरूरी है कि अगर फर्स्ट करें कोई तुक्का लगाता है किसी सवाल में तो 20% या 25% चांसेस होते हैं कि वो सही हो जाए। तुक्का उसको लगाने की जरूरत पड़ती है कि अगर कोई सवाल बिलफर्ज ऐसा हुआ कि जानबूझ के पेपर कंपाइलर ने क्या किया, आउट ऑफ सिलेबस दे दिया। ऐसा कई बार हुआ है कि 100 क्वेश्चंस में से 98 आपके सिलेबस के हैं, दो बिल्कुल टोटली आउट ऑफ सिलेबस, क्योंकि वो चाहते हैं किसी के 100 में से 100 मार्क्स ना आए। ऐसा कई बार हुआ। ओके, पेपर की तैयारी कैसे करनी है आपने। एक बात याद रखें, आप जिस बोर्ड से बिलोंग करते हैं, ए लेवल्स हैं आप, फेडरल हैं, सिंध बोर्ड है। अगर ए लेवल्स हैं तो आपकी कोशिश ये हो कि आप सिंध बोर्ड की किताब जो है वो बायोलॉजी की बहुत पढ़ेंगे। आप फेडरल बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो सबसे पहले फेडरल बोर्ड पढ़ेंगे। ठीक है। इतनी अच्छी रीडिंग, इतनी अच्छी नॉलेज हो आपकी फेडरल बोर्ड के लिहाज से कि फिर उसके बाद आप सिंध बोर्ड की किताब पढ़ें। और कोई ऑलरेडी जो कराची बोर्ड या सिंध बोर्ड से पढ़ रहा है तो सिंध बोर्ड वाला ये करे कि पहले अपनी किताब पूरी कर ले, फिर उसके बाद वो फेडरल को उठा ले, ऐसी चीजों को हाईलाइट कर दे कि जो कि उसके सिंध बोर्ड में नहीं है, हाईलाइटर से हाईलाइट कर दे। उसी सूरत में हो सकता है जब उसने कोई पहली किताब बहुत अच्छी पढ़ी। मेरे पास अभी जो रिसेंट ग्रुप समझ लें एंडिंग पर है आपके जो लास्ट ईयर वाला, उसमें ऐसे भी फेडरल बोर्ड के बच्चे मौजूद हैं कि जिनकी परसेंटेजेस बहुत ही हाई है, 89-90% वेज पे हैं, लेकिन उन्होंने किताब की रीडिंग बहुत अच्छी नहीं की अपनी फेडरल बोर्ड। तो अब बात ये है कि सबसे पहले तो आपको अपनी किताब की रीडिंग उसमें पूरी फुल कमांड आनी चाहिए। ठीक है। टेस्ट का तरीकेकार हमारा यह है कि आप कोशिश करें, आप ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ टेस्ट दें। टेस्ट चेक करके आपको मिलेंगे, तो टेस्ट चेक करके आपको मिलेंगे उस पर आपकी इवैल्यूएशन होगी कि आप जो है वो आपका एमसीक्यू का क्या लेवल क्या है। ऐसा भी हो चुका है कि आज पहला दिन है, 2008 की बात है, 2008। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरिट लिस्ट में तकरीबन
20 साल से यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। मेरिटोरियस में 2008 की बात है, मैंने पहले ही दिन एंट्री टेस्ट में क्लास में टेस्ट लिया, एमसीक्यूज का पहले ही दिन। 100+ स्टूडेंट्स ने वो टेस्ट दिया। उसमें एक बच्ची ऐसी थी जिसके माइनस में मार्क्स है, -5 मार्क्स। उसकी अगर मैं बात करूं, फर्स्ट ईयर की परसेंटेज 89 थी, उसके मैट्रिक की परसेंटेज भी 89 थी। पढ़ने वाली बच्ची थी, आई नो कि वो पिछले 3 साल से मेरे पास पढ़ रही थी, आई नो वेल कि बहुत अच्छा पढ़ती है। और उसी टेस्ट में उसी की क्लास वालों ने 75% मार्क्स लिए थे। बताना ही चाहता हूँ कि देखिए एमसीक्यूज का जो कैलिबर होता है ना, जब आप टेस्ट देते हैं तो आपको पता चलता है कि हाउ मच इन वाटर यू आर, उसके बगैर आपको पता नहीं चलता। उससे पहले आप सामने धोखे में होते हैं। क्योंकि ऑप्शन एमसीक्यू में या तो सही होता है या गलत होता है, क्योंकि बीच का कोई ऑप्शन आपके पास नहीं होता। अगर आपने जरा सा ऑप्शन एबीसीडी में कोई चेंज कर दिया, आपका सवाल गलत हो जाएगा। अब जब सवाल आपका गलत हो गया, तो पहले उस वक्त ऐसा था, नेगेटिव मार्किंग होती थी, बकायदा अखबार में नंबर आते थे। मैंने हैदराबाद बोर्ड के अखबार में नंबर देखे हुए कि -11 मार्क्स थे, कि किसी बच्चे के -11 भी मार्क्स। और जिस वक्त हम टेस्ट लेते रहे नेगेटिव मार्किंग के, तो हमारे पास रेगुलरली ऐसे बच्चे भी मौजूद थे जिनके नेगेटिव में मार्क्स आते थे। इन्होंने कोई चीज समझ के नहीं की थी, सिर्फ रट्टा लगाया था। परसेंटेजेस बहुत अच्छी है, लेकिन क्या है कि वो उन्होंने रट्टा लगाया। अब मैं इस बच्ची की बात बता रहा हूँ कि जब उसने टेस्ट प्रिपेयर करना शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसको अपने एरर्स आइडेंटिफाई हुए कि कहाँ उसने एरर्स की। और जो इस बच्ची ने 75% मार्क्स लिए थे, जिसने -5 मार्क्स लिए थे, दोनों का डॉम एडमिशन हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, कि हमने 2008 में फिर डॉ मेडिकल में से ही मेडिकल अपनी कंप्लीट की उसके बाद 5 साल। तो एमसीक्यूज का जो कैलिबर होता है ना, वो आपको अपने अंदर डेवलप करना होता है। ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज में अपीयर होगी। और एमसीक्यूज के अंदर अपीयरेंस का तरीकाकार ये कि वहां पे देखें, इस वक्त ऐसे भी एंट्री टेस्ट कंडक्ट हुए हैं कि जिसमें स्टूडेंट के पास सिर्फ 40 सेकंड थे एक एमसीक्यू के लिए। 40 सेकंड। अभी इस वक्त जो स्टूडेंट अपीयर होने जा रहे हैं, उनके पास 1 मिनट है एक एमसीक्यू के लिए। टाइम बहुत मैटर करता है। 2009 से लेकर 2017 तक एनटीएस ने टेस्ट कंडक्ट किया। और एनटीएस के बाद क्वेश्चन ऐसे होते थे, बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ, कि पूरा पेपर ये क्वेश्चन, अगली बुकलेट, छोटी बुकलेट होती थी उनकी, अगले पेपर में फिर एक क्वेश्चन। मतलब कोई ये कहे कि क्या ये 1 मिनट में होगा, ये तो 5 मिनट में भी नहीं होगा, इतने बड़े क्वेश्चन होते। तो मुख्तलिफ एराज में मुख्तलिफ कंपनीज ने टेस्ट किए हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने तरह से टेस्ट के अंदाज जो है वो बदलते चले। आपको हर लिहाज से जो वो प्रिपेयर्ड होना है, ठीक है, हर लिहाज से आप प्रिपेयर्ड हो, ताकि आप जिस तरह का भी पेपर आते हैं, क्योंकि देखिए जिंदगी का ये अहम पेपर है। आप इस 10 और 40% के लिए कम से कम 30-40 पेपर्स के करीब दे थे। और इस एक पेपर के लिए 50 के लिए सिर्फ आप ये 3 घंटे का एक पेपर देते। तो आप सोचें इस पेपर की अहमियत कितनी है कि आप इस वक्त संडे वाले दिन यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, तो इस पेपर की अहमियत बहुत ज्यादा है। इस 50% की वजह से ऐसा मैंने देखा है, कराची में 92% पे जो टॉपर्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे मौजूद हैं, वो आपके पास वो ऐसा भी हुआ है कि वो फर्स्ट से तकरीबन आपके पास 200 मेरिट पे जम कर चुके। यानी कि जब एंट्री टेस्ट में अपीयर हुए, तो वो जो फर्स्ट मेरिट पे था वो 200 मेरिट पर आ गए, और उसके बाद ऐसे भी इनका एडमिशन ही नहीं। ठीक। इसके अलावा चंद बातें सुन लें एंट्री टेस्ट के पहले दिन ही, बेटा आपसे कह रहा हूँ, पीएमसी ने सिलेबस लॉन्च किया है। ठीक है, 2018 में ऑलमोस्ट वही सिलेबस चला आ रहा है। अभी लास्ट ईयर में थोड़ी अमेंडमेंट्स की थी उन्होंने उन्होंने डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स का टॉपिक निकाल दिया था, और प्लांट फिजियोलॉजी निकाल दी थी। उसको उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी ऐड की है सेकेंड ईयर वाले पार्ट के अंदर, और होम्योस्टेसिस के टॉपिक ऐड किए जो पिछले 5 साल में नहीं थे। तो वो टॉपिक्स जो उन्होंने ऐड किए हैं, अब आपको जो है वो एक चीज ध्यान में रखनी है कि ऑलवेज बी, प्रिपेयर्ड फॉर द आउट ऑफ सिलेबस पार्ट।
अभी जो आखिरी टेस्ट 8 दिसंबर को हुआ है, एंट्री टेस्ट, इस साल का अभी तक नहीं हुआ, पिछले साल का जो 8 दिसंबर को हुआ है, तो उसमें 11 सवाल सिर्फ बायोलॉजी के ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस। उसमें सबसे मेरा अहम क्वेश्चन ये है कि क्या कराची में जितने बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको उनको जो है वो आप जितना मर्जी पढ़ा लें, उनका माशाल्लाह से कैलिबर इतना जबरदस्त है, वो पूरे 27 चैप्टर कर ले, लेकिन बगैर बताए जो चीज दी जाती है ना, बच्चा उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। तो अब एक चीज आप स्ट्रेटेजी अपनी बना लें कि जो सिलेबस में वो भी करें, कोशिश करें उससे थोड़ा सा बाउंड्री क्रॉस करके भी करें। उससे ये होगा कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे। ठीक है, आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे, और आप जो है वो अगर खुदा ना खासा कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस आता है तो आप बड़े आराम से कर लेंगे वहां। ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, कि आउट ऑफ सिलेबस आपके पास वहां पे आ सकता है। मजीद आउट ऑफ सिलेबस चीजें करने के लिए उन्होंने आउट ऑफ सिलेबस भी दी, कुछ चीजें ऐसी आउट ऑफ बुक भी दी, और इस साल उन्होंने वो पूरी चीज काट दी। मैं आप में से किसी से ये पूछूं कि वीट का बायोलॉजिकल नेम क्या है, आप में से कोई मुझे बता सकता है वीट का बायोलॉजिकल नेम क्या है? आप बताओ कि वीट का बायोलॉजिकल नेम क्या है? ये जो मैं आपसे 8 दिसंबर वाले एंट्री टेस्ट की बात करूं, इससे पिछले साल वाला जो एंट्री टेस्ट था उसमें उन्होंने दे दिया था वीट का बायोलॉजिकल नेम क्या है, और दिस वाज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस। और वो जो बैच था वो कोरोना की वजह से उनका सिलेबस रेड्यूस होता अपने इंटर में, तो उनको उन्होंने डायवर्सिटी अमंग प्लांट्स वाला टॉपिक ही नहीं पढ़ा हुआ था। ठीक है, अब चले मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप लोग कराची बोर्ड या फेडरल बोर्ड के होंगे, अब एक ए लेवल वाला स्टूडेंट है, उसने तो कभी ये चीजें पढ़ी नहीं होती हैं। आपकी किताब में लिखा हुआ है डायवर्सिटी अमंग प्लांट्स के अंदर। अब ये चीजें जब आउट ऑफ सिलेबस आती हैं वहां पे ऐसी चीजें कि, और सिर्फ एक क्वेश्चन जो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, कई ऐसे क्वेश्चन जो आउट ऑफ सिलेबस। ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। ठीक है, हमेशा इसके लिए जो है वो आप प्रिपेयर्ड रहे। ठीक है, ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, आउट ऑफ सिलेबस भी चीजें आपने करनी है। और देखिए मैं आपको कहूँ कि आपने क्यों करनी है, आपने अपने आप को साबित करना है कि यू डिजर्व मेडिकल। आप मेडिकल पढ़ने के लायक हैं। मेडिकल में बहुत पढ़ना पड़ता है। आप कोई बच्चा अगर एप्टीट्यूड में आया ना, वो ये सोच रहे हैं हाँ मैं समझ लो मेडिकल मेरा शुरू हो गया, बस मेडिकल पढ़ाई मेरी शुरू हो गई, तो वो जरूर एक्सेल कर जाएगा। ठीक है, वो जरूर जो है मेडिकल कॉलेज में चला जाएगा। क्यों? इतनी मोटी मोटी किताबें, फिजियोलॉजी अलग पढ़ना है, बायोकेमिस्ट्री अलग पढ़ना है, एनाटमी एनाटमी में हिस्टोलॉजी बायोलॉजी अलग पढ़ना है। ठीक है, कुछ हद तक कम्युनिटी मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी, फोरेंसिक वगैरह ये छोटी छोटी चीजें शामिल है, ये भी साथ साथ शामिल है। ये सारे सब्जेक्ट जब उसने वहां जाके करने हैं तो वाई नॉट कि थोड़ा सा पहले अगर वो वेल प्रिपेयर्ड हो जाए वो कर ले उसको। ठीक है, और मैं पहले दिन से बेटा आपको एक एम दे रहा हूँ। एकेयू का टेस्ट होता है, अभी रिसेंटली इस साल का टेस्ट हुआ है 2-3 महीने पहले। एकेयू के टेस्ट में जो बच्चे अपीयर होते हैं बायोलॉजी के हवाले से, उनके 27 चैप्टर आते हैं। जो सिंध बोर्ड में आपके पास टोटल 27 चैप्टर्स हैं, 14 और 13, तो वो 27 चैप्टर्स आते हैं आपके पास आखान के टेस्ट। जो बच्चे आखान के लिए प्रिपेयर करते हैं उनका टेस्ट, ये जो डाउ और एसएमसी वाला, ये और ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, आप में से कोई ए लेवल्स का है? मैंने पूछा इसलिए कि कहीं मेरी बात को उसको बुरा ना लगे। ए लेवल्स जो है सबसे इस वक्त जो कम लोग, मतलब जो कम प्रिपरेशन के साथ मौजूद होते हैं स्टूडेंट, वो ए लेवल वाले होते हैं। उनका सिलेबस ही नहीं है बिल्कुल भी जो एंट्री टेस्ट के हवाले से, चाहे वो आखान के लिए हो चाहे वो इंटर बोर्ड के लिए, उनका सिलेबस ही नहीं है बिल्कुल। सबसे ज्यादा मेहनत उनको करना पड़ती है। मेरी ऐसी भी क्लास आखान की टेस्ट वाली गई है कि तमाम स्टूडेंट जो इनके, सबका बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन ए लेवल वाला बच्चा रह गया। क्यों? उनका सिलेबस, जब वो पढ़ रहे होते उनका सिलेबस ही नहीं होता, उनको चीजें पता ही नहीं, तो बहुत बेसिक चीजें उनको नहीं पता होती। तो ये सारी बातें आपके पास इंशाल्लाह, ये सब आपको एडवाइस करते रहेंगे। होता ही है कि जब हम पढ़ाई में इतना टॉपिक शुरू करते हैं तो ये सब बातों में भी हमें टाइम नहीं मिलता है, इसलिए मैंने शुरू में आपको एक इंट्रोडक्शन फेज में ये बात बता दी है। ठीक है, और जैसे जैसे आप पढ़ते रहेंगे आपको हम चीजें बताते रहेंगे। मैं सबसे पहले
चैप्टर सर्कुलेशन से शुरू कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्कुलेशन में ह्यूमन हार्ट से शुरू कर लूँ, ठीक है, ह्यूमन हार्ट से शुरू कर लूँ। एक बात ध्यान में रख लीजिएगा, जो भी टाइम आपको दिया गया आखिरी के 10 मिनट में, टेस्ट आज भी है आपका, पहले दिन ही है, ये बात ध्यान में रखिए, ठीक है। चाहे आपने कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा है, लेकिन ये आपका टेस्ट है, ये बात ध्यान में रखिए। और ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। मुझे आपके एमसीक्यू की तेजी से पढ़ना डेवलप करना है। मुझे आपका 1 मिनट के अंदर एमसीक्यू करना डेवलप करना है, ठीक है। नॉलेज तो अपग्रेड करनी है, लेकिन आपका कैलिबर भी अपग्रेड करना है। तो जो बातें मैं कर रहा हूँ आप ध्यान में रखिए। आखिर में मैं आपको एक टेस्ट पेपर भी थमाऊंगा। आप माशाल्लाह से फर्स्ट ईयर तो पढ़कर आ रहे हैं ना, कोई ऐसा जो फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ के आ रहा है? फर्स्ट ईयर सबने पढ़ी है ना? हाँ, तो टेस्ट के लिए आप आज भी तैयार रहेंगे, आज भी आपका टेस्ट है। वो चेक होके मिलेगा आपको विदाउट नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। जो भी उसके अंदर मार्क्स है, आपने 10 नंबर 10 एमसीक्यूज का टेस्ट है, उसमें 10 में से 1 नंबर भी लिया, नो नीड टू वरी। आपको पढ़ना तो आएगा एमसीक्यूज 1 मिनट में, तो ये आपको हम कैलिबर इंशाल्लाह ब्रिंग करेंगे। और एक बात ध्यान में रखिएगा, देखें, एंट्री टेस्ट को बहुत सीरियस तरीके से करिएगा। यू मस्ट बी रेगुलर एंड पंक्चुअल। ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी पंक्चुअलिटी पे क्वेश्चन मार्क होता है, वो आपके पास वो नहीं प्रिपेयर कर सकते। मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ कि मैंने अभी आपको 2008 वाली बात बताई है ना, 2008 वाली। 2008 में मेरे पास एक बच्ची थी, माशाल्लाह उसके फर्स्ट स्कूल ही कराची में हाईएस्ट पे, जवेरिया नाम था। वो मुझसे मिलने के लिए जब आई कि सर मेरे पास मेरे हाईएस्ट हैं, तो मैंने उससे कोई और सवाल नहीं किया। मैंने कहा तुम्हारे 30 थे बायो में, 30 के 30 आए कि नहीं है, पहले ये बताओ। उसने कहा सर मेरे 29 है। मैंने कहा एक क्यों गलत हुआ? मैंने कहा सवाल बताओ कौन सा तुम गलत करके आई हो। कही सर ये था सवाल के सीरम कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। मैंने कहा तुम्हें याद नहीं है कि जब क्लास में हम बात कर रहे थे, तो ये सवाल तक हमने क्लास में डिस्कस किया था, सीरम कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग, फला फला दिन मैंने उसको याद कराया। कई सारे वो एक दिन में एब्सेंट थी। आप देखेंगे करते हैं कि आप कोई चीज अगर मिस कर रहे हैं ना, क्लास मिस कर रहे हैं, तो एक एक छोटी सी चीज बड़ी मैटर कर रही है। इसी तरह एक और स्टूडेंट जैनुल आबिदीन, उसने मुझसे कहा कि सर मेरे 87% कितने परसेंट मार्क्स थे उसके, ये वाला फला मेरा गलत हुआ है। तो बिल्कुल इसी तरह की किसी ना किसी की यही हिस्ट्री है कि आप जो है वो कोई चीज अगर क्लास मिस कर रहे हैं, तो आप बहुत ज्यादा चीजें मिस करते हैं। और हमारे पास आप कोशिश करें अपनी, जो भी हम आपके टेस्ट लेना उसकी फाइल बनाएं, टेस्ट पेपर आपको चेक होकर वापस मिलेगा। आप अपनी परसेंटेज निकाल के रखने उसके ऊपर के परसेंटेज कितनी आई है। हर टेस्ट में अगर आप परसेंटेज इंप्रूव करते जाएंगे, तो देखिएगा इंशाल्लाह कि जब आप फाइनल वाला टेस्ट करेंगे तो उसमें आपकी परसेंटेज लाजमी अच्छी आएगी। क्योंकि टेस्ट यहाँ पे एक दो नहीं, मतलब रेगुलर इंशाल्लाह टेस्ट होते रहेंगे। आपने उसको अपनी सेकेंड ईयर के साथ तरीके से मैनेज करनी है, ठीक है, तरीके से आपने उसको उसके साथ मैनेज करना। सर्कुलेशन में मैं ह्यूमन हार्ट की बात करने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। ह्यूमन हार्ट में आपके पास, आप मेरे साथ लिखेंगे नहीं, आपसे बोर्ड पे देखें, मैं आपको लिखने का मौका दूंगा। ह्यूमन हार्ट में आपके पास 4 चैम्बर्स हैं। दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज राइट एट्रियम, एंड दिस इज नोन एज राइट वेंट्रिकल। ठीक है, 4 चैम्बर। सबसे पहले मैं आपको ओपनिंग्स बताने जा रहा हूँ, किसके अंदर कौन सी ओपनिंग्स हैं। लेफ्ट एट्रियम में 4 ओपनिंग्स आपको मिलेगी। ये चारों की चारों ओपनिंग्स जो है, दीज आर द ओपनिंग्स फॉर पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, पल्मोनरी वेन्स की ओपनिंग है। राइट एट्रियम के अंदर सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग है, सुपीरियर वेना केवा। और ये वाली ओपनिंग आपके पास है इंफीरियर वेना केवा, ओपनिंग फॉर इंफीरियर वेना केवा।
ये देखिए ये वाली जो ओपनिंग है, दिस इज नोन एज लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओपनिंग, और यहाँ पे वेल्स मौजूद हैं। These are known as mitral valves, also known as bicuspid valves. वेल्स एक ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं जो कि बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करते हैं। यहाँ पे ट्राइकस्पिड वेल्स मौजूद है, ठीक है, these are tricuspid valves. This is right atrioventricular opening, ठीक है। इसके बाद आइए फर्दर, ये जो बीच में आपको दीवार नजर आ रही है, तो पहले मैं ओपनिंग्स कंप्लीट कर लूं। यहाँ पे आपके पास एक ओपनिंग मौजूद है, यहाँ पे एक ओपनिंग मौजूद है। लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ये जो ओपनिंग है, दिस इज ओपनिंग फॉर एओर्टा, और राइट वेंट्रिकल के अंदर ये जो ओपनिंग है, दिस इज द ओपनिंग फॉर पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग है, ये आपके पास एओर्टा की ओपनिंग। ये जो बीच में आपको दीवार नजर आ रही है, ये कहलाती है इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है, दिस इज नोन एज इंटर एट्रियल सेप्टम, and this is known as interventricular septum, ठीक है। इंटर एट्रियल सेप्टम मौजूद है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम मौजूद है। सुपीरियर वेना क्या हुआ है, इंफीरियर वेना क्या हुआ है, ये चार पल्मोनरी वेन्स हैं, एक दो तीन चार। ये देखिए, ये वेंट्रिकल से ब्लड जो है ये जाता है एओर्टा के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल से, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है, ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। बनाते वक्त मैंने इस बात का ख्याल रखा कि देखो दीवार मोटी है इसकी, थिक वॉल होती है, कौन सी साइड है, जो आपका राइट है वो यहाँ का लेफ्ट है, ठीक है। लेफ्ट साइड पे ये दीवार आपके पास मोटी है, और स्पेस इसके अंदर निस्बतन यहाँ की कम है, और ये वाली जगह जो आपको नजर आ रही है यहाँ पे निस्बतन दीवार पतली है, और यहाँ स्पेस जो है वो ज्यादा है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि एओर्टा के अंदर जो ब्लड जाएगा वो पूरी बॉडी में जाएगा, उसका प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, तो प्रेशर ज्यादा अप्लाई करने के लिए मसल्स को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो जो मसल्स को बहुत ज्यादा काम करना है, ठीक है, बहुत इफेक्टिव वर्क करना है, तो यहां से ब्लड आपके पास जाएगा इस तरीके से एओर्टा, और यहाँ पे आपके पास जो राइट वेंट्रिकल है, इससे ब्लड जाएगा लंग्स में। तो जो ब्लड में लंग्स जा रहा है तो कम प्रेशर के साथ जाए, क्योंकि सिर्फ लंग्स में जा रहा है, तो इसलिए आपके पास ये राइट वेंट्रिकल ब्लड भेजेगा कहां पे, लंग्स में। फर्दर आ जाइए, यहाँ पर आपके पास इस जगह पे ये जो आपको ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पे आपको कुछ कॉर्ड नुमा स्ट्रक्चर नजर आएंगे इस जगह, ठीक है। ये वेल्स हैं, यहाँ पर इसके साथ आपको कुछ कॉर्ड नुमा स्ट्रक्चर नजर आएंगे, जिनको हम कहते हैं कॉर्डाई टेंडेनाई, ठीक है, कॉर्डाई टेंडेनाई। और इसके साथ मौजूद है आपके पास, क्या इसके साथ मौजूद है, कॉर्डाई टेंडेनाई की जो बेस है उस पे मौजूद होते हैं पैपिलरी मसल्स मौजूद है, ठीक है, हेयर आर द पैपिलरी मसल्स, उसकी बेस पे मौजूद है। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड की बेस पर
आपके पास पैपिलरी मसल्स मौजूद होते हैं। इसका काम क्या है? देखें, ये वेल्स इस तरफ ना खुल जाएं जब ये बंद होते हैं ना, ये इस तरफ ना खुल जाए जब यहाँ प्रेशर बढ़ेगा, उसको कौन बचाता है? उसको ये कॉर्डेट एंटेना बचाता है। मतलब यूं ना खुल जाए, यूं 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 ना खुल जाए। दरवाजा हमारा होता है, उस पर लकड़ी लगाई जाती है ताकि एक तरफ ही खुले, बाहर की तरफ ना खुले। तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे ये कॉर्डेट एंटेना क्या करते हैं, इसको अंदर खुलने से प्रिवेंट करते हैं। मजीद आइए, ये एओर्टा है, पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पे आपको वेल्स मिलेंगे। जो वेल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, दे आर नोन एज सेमी ल्यूनर वेल्स। ठीक है, दे आर नोन एज सेमी ल्यूनर वेल्स। तो एओर्टा पल्मोनरी आर्टरी पर आपको ये सेमी ल्यूनर वेल्स जो है वो मिले। ठीक है, ओके। फर्दर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के अंदर सबसे बाहर जो हार्ट की लेयर मौजूद है वो कहलाती है पेरिकार्डियम। ठीक है, दिस इज पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम की थोड़ी सी मुझे आपको हिस्टोलॉजी बतानी है, आप इतना नोट करें फिर मैं आपको बताऊंगा।
कॉपी कर लें, वो अपने जहन में रिकॉल करें मजीद कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। इसके बाद मैं आपसे कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट के बारे में बात करूँ। फिलहाल बोर्ड पे से कुछ भी नहीं मिटाओ। ठीक है, कुछ भी नहीं मिटा रहा, बोर्ड पे देखें। कंडक्टिंग सिस्टम बता रहा हूँ। ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है। राइट एट्रियम की सरफेस पे सुपीरियर वेना केवा जहाँ पे काफी रुकी है, ये कहलाती है एससीएन नोड। ये कहलाती है एबी नोड। ये कहलाती है बंडल ऑफ हिस। और ये कहलाती है पर्किंजी फाइबर्स। दिस इज नोन एज कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। एस ए नोड, साइनोएट्रियल नोड। This is called AV node, atrioventricular node. This is known as bundle of His. Right bundle of His, left bundle of His, और सबसे आखिर में ये वेंट्रिकल्स को जो सप्लाई मिलती है इसको कहते हैं पर्किंजी फाइबर्स। क्या ये कंडक्टिंग सिस्टम कोई न्यूरॉन होता है? तो जवाब है कि नहीं, ये कोई न्यूरॉन नहीं होता, बल्कि ये क्या है आपके पास, दीज आर द मॉडिफाइड कार्डियोमायोसाइट्स। ठीक है, ये आपके पास मॉडिफाइड कार्डियक मायोसाइट्स कहलाते हैं, यानी कार्डियक मसल सेल्स कहलाते हैं। ठीक है, दे आर फॉर्मिंग द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। ठीक है, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट बना। मजीद आइए चंद बातें हार्ट से रिलेटेड। और हार्ट पूरी बॉडी को ब्लड देता है, अपने आप को कैसे ब्लड देता है? ये देखिए, एओर्टा के तीन पार्ट्स हैं, असेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा और ये डोर्सल एओर्टा। जो इसका ये वाला पार्ट है ना असेंडिंग एओर्टा, यहां से ये ब्लड वेसल्स निकलती हैं, ये कहलाती है राइट कोरोनरी आर्टरी, और ये कहलाती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, एक राइट कोरोनरी आर्टरी और एक लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। वेल्स कहां पर है? देखिए बेटा, वेल्स यहां पर है इस जगह पे। तो जिस जगह पे वेल्स मौजूद है इससे ऊपर इसके सुराख होते हैं। हार्ट पूरी बॉडी को ब्लड बाद में देता है, पहले अपने आप को ब्लड देता है।
ठीक है। तो राइट कॉर्नरी और आर्टरी और लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी की मदद से ये अपने आप को पलटते हैं। ओके, मैंने लिखा आर्टरी। किसी के ध्यान में आया सर वेन भी होगी? बिल्कुल वेन भी होती है, इनके साथ अकम्पनी वेन्स भी मौजूद होती हैं। राइट, आर्टरी के साथ वेन्स भी होती हैं, और वो वेन्स खुल कर रही होती हैं। वो वेन्स यहाँ खुल रही होती है, इस जगह कॉर्नरी साइनसेस कहलाते हैं, जो कि आपके पास राइट एट्रियम के अंदर यहाँ पे खुल रही होती है। यानी जो भी डिऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट का अपना होगा, हार्ट के अपने मसल्स का होगा, वो यहाँ पे ड्रेन होगा। अच्छा, इसके बाद आइए फर्दर, ये जो हार्ट की पेरिकार्डियम है, मैं वो बनाने जा रहा हूँ, जरा देखिएगा गौर से। हार्ट की पेरिकार्डियम में आपके पास ये मौजूद है, आपके पास मायोकार्डियम। ठीक है, कलर चेंज कर करके बना रहा हूं ताकि आपको डिफरेंशिएट करने में आसानी हो। ये मौजूद है आपके पास एंडोकार्डियम। ठीक है, एंडोकार्डियम। ये देखिए, यहाँ पे 3 डिविजन आपको मिलेंगी। ये इस जगह मौजूद है पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, इस जगह मौजूद है पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, हियर इज द पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये वाली जो दीवार है ये कहलाती है विसरल लेयर ऑफ सीरस। ये वाली जो लेयर है ये कहलाती है, ये वाली लेयर कहलाती है पेराइटल लेयर ऑफ सीरस। ठीक है, और सबसे बाहर इस जगह यहाँ क्या मौजूद है? ये मौजूद है आपके पास फाइब्रस पेरिकार्डियम कहलाता है। ठीक है, दिस इज नोन एज फाइब्रस पेरिकार्डियम। याद कैसे रखेंगे? पेराइटल का मतलब होता है दीवार। पेराइटल का लफ्ज जहां भी आएगा वो बाहर की तरफ, और विसरल का मतलब विसरास, जो हार्ट के अंदर वाली जगह है वहां पे आपको हमेशा विसर लेयर मिलेगा। हमारे जो लंग्स हैं उसके ऊपर बाहर प्लूरा मौजूद होती है, उसकी 2 लेयर्स हैं, पेराइटल और विसरल, उनके दरमियान फ्लूइड मौजूद होता है, प्लूरल फ्लूइड कहलाता है। तो पेराइटल बाहर की तरफ होती है और विसरल जो है अंदर की तरफ होती है। अब ब्लड जो इसके अंदर आपको नजर आ रहा है वो कहां पर है? वो यहाँ पर है, टिक मार्क हमने लगाया, दिस इज इट। और ये वाली जो लेयर है मैंने इसको लेबल नहीं किया, दिस इज नोन एज एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम। ठीक है, दिस इज नोन एज मायोकार्डियम। ये विस्रल लेयर ऑफ सीरस है, इसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड मौजूद है। ये पेराइटल लेयर ऑफ सीरस है, ये फाइब्रस पेरिकार्डियम। कॉर्नरी आर्टरीज कहाँ मौजूद होती हैं? यहाँ मौजूद होती है। यानी अगर किसी का बाईपास होगा तो बाईपास इस लेवल में जाके किया जाए, यहाँ पे कॉर्नरी ब्लड वेसल्स। यानी कि ये सारी लेयर्स को काट के फिर यहाँ तक इसको अप्रोच किया जाए। ठीक है, पहले इसको नोट करें। नोट, एनओटी नोट। तो
करंट जो है वो ऐसे नोड से निकलेगा, ए बी नोड तक पहुंचेगा, यहाँ पे करंट जनरेट, ए बी नोड तक पहुंचेगा, ए बी नोड से फिर बंडल ऑफ फिर पर्किंजी फाइबर से बनेगा, बाकी हार्ड कॉन्टैक्ट उस है, पूरा हार्ड कभी एक साथ कॉन्टैक्ट नहीं। जो भी नाम है मैं आपको कई बार रिपीट करके दे सकता हूँ। सबसे बाहर फाइब्रस पेरिकार्डियम है, उससे अंदर पैराइटल लेयर ऑफ सीरस है, फिर पेरिकार्डियल फ्लूइड की स्पेस है, और फिर उसके विस्टरल लेयर ऑफ सीरस है, फिर मायोकार्डियम है, फिर एंडोकार्डियम। मायोकार्डियम मैंने पतली बनाई है और उससे एकदम मोटी हुई।